2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 जो है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपको बताया गया है कि सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, यानी कि अभी तक के जितने भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए हैं उनका सबसे मिक्सअप करके और फाइनली एक अकाउंट ये बनता है, कौन सा, रिवोल्यूशन अकाउंट, जिसके एडजस्टमेंट कुछ इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, जिसके थ्रू आप लोग को क्या करना है, रिवोल्यूशन के अंदर नया रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है बैलेंस शीट को देखते हुए। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 4 जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है और जो आपकी बुक है उसमें भी है। देखो यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि कितने पार्टनर है फर्म के अंदर, 3। क्या नाम है उनके, एक्स वाई और जेड। रेशियो क्या है इनके, 2:1, यानी 2-2-1 में पार्टनर्स हैं। ठीक है, जेड डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2017। कौन डिसाइड कर रहा है, जेड डिसाइड कर रहा है कि वो फर्म को छोड़ करके चला गया है। फिर नेक्स्ट, देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर, यानी कि उनके बैलेंस शीट इस प्रकार से हैं। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है आपको, पहले तो देखो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं और लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो असेट्स में क्या है, कैश एट बैंक 36,500 है, डेटर्स हैं आपके 51,500 के, इन्वेस्टमेंट है 10,000, स्टॉक है 40,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है 72,000 72,000 और प्लांट एंड मशीनरी 50,000, फर्नीचर 20,000, पेटेंट दे रखा है 6,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके 5,000 और गुडविल दे रखी है 9,000 रुपये। फिर उसके बाद आ जाता है लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर कितने के हैं 30,000 के हैं, WCR आपको दे रखा है यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितने का है 10,000, बिल्स पेबल हैं 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने के हैं 1,000 रुपये। फिर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे हैं आपको 8,000, ये लॉस है या प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। फिर उसके बाद बैंक लोन कितने का है 6,000, EPF मीन्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि है आपके 5,000 का, जनरल रिजर्व दे रखे हैं 10,000 रुपये के और कैपिटल दे रखी है 80 और 50 यानी कि 2,10,000। तो इस तरह से बैलेंस शीट की टोटल हो रही है आपकी 3 लाख रुपए। अब चलते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में बता रखा है ऑन अदर कंडीशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आर एज अंडर, जब वो रिटायर हो रहा है उस समय फर्म में क्या क्या कंडीशनें अप्लाई हो रही है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹1 लाख, यानी कि नई फर्म का जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है कितने का किया गया है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब 1 लाख रुपए फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, क्या रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा, बताओ। ध्यान रखना, पुरानी गुडविल और नई गुडविल को रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। अगर करंट अकाउंट है तो करंट में लिखना है और नहीं है तो फिर किस में लिखना है, कैपिटल में। कैपिटल में कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले तो पुरानी जो गुडविल है 9,000 रुपये जो बुक में दे रखी उसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में, और फिर नई गुडविल का जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट करते हुए पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट एडजस्टमेंट रिवोल्यूशन के अंदर नहीं आएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स ₹5,000। देखो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ऐसी एसेट्स जो पहले रिकॉर्ड नहीं है, अब उनको रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितने हज़ार से, 5,000 से। उसको कहाँ लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर लिखेंगे, किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, किस नाम से लिखेंगे, टू अनरिकॉर्डेड असेट्स कितने 5,000, यानी सेकेंड एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ होगी। अब देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट ₹15,000 एंड टेकन बाय जेड। पहले तो ये देखो कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है, कितने से बढ़ा है 5,000 से बढ़ा है। फायदा हुआ, देखो फायदा हुआ। अगर कम होता है तो फिर IFR का यूज़ करते हम, अगर होता तो हमारे पास, लेकिन वैल्यू बढ़ता है तो उस समय हम IFR का यूज़ नहीं करेंगे। तो IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना बढ़ गया 5,000 से। फायदा हुआ, किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे, सॉरी यहाँ 2 की जगह क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट कितने से 5,000 से, यानी थर्ड एडजस्टमेंट लिखेंगे। अब फोर्थ क्या कह रहे हैं, फोर्थ एडजस्टमेंट में प्रोविजन ऑफ 3,500 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो लीगल चार्जेस हैं, लीगल एक्सपेंसेस है, उनके अगेंस्ट में आपको क्या करना है 3,500 रुपये का प्रोविजन बनाना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नुकसान हो रहा है,
भाई आपके लिए क्लेम क्रिएट हो रहा है, लीगल एक्सपेंसेस क्रिएट करना, आउटस्टैंडिंग बकाया खर्चे हैं और बकाया खर्चे लाइबिलिटी में दिखाए जाते हैं, इसलिए क्या करेंगे, अपने लिए नुकसान है, इसको लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस या लीगल लाइबिलिटी। ठीक है, कितने हो गए 3500 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 3500। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कौन से एडजस्टमेंट आपको रिवोल्यूशन में लिखने हैं और कौन से नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एप्रिशिएटेड बाय 8000। फ्री होल्ड जो प्रॉपर्टी है वो कितने से बढ़ा नहीं, एप्रिशिएटेड बाय, और बाय वर्ड जब भी लगता है आपको पूरा अमाउंट लिखना है, वो कितना 8000 फायदा हो गया। यहाँ लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितने 8000। ठीक है, फायदा हो गया 8000 का, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय ₹10,000। देखो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी जो है वो ओवर वैल्यूड किया गया है, ज़्यादा मूल्यांकित किया गया है, कितने से 10,000 से, तो आपको वापस कम करना है, 10,000 से लॉस हो जाएगा। किधर दिखाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में प्लांट एंड मशीनरी के नाम से, तो यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट 10,000, क्योंकि 10,000 ओवर वैल्यूड यानी ज़्यादा मूल्यांकन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 7 एडजस्टमेंट, फर्नीचर रिड्यूस टू ₹70,000, या फिर टू से पहले क्या आ सकता है, अप टू, तो फर्नीचर रिड्यूस अप टू या टू 70,000, यानी फर्नीचर को कहाँ तक घटा के रखना है 17,000 को। तो अब इसका मतलब जब भी टू या अप टू वर्ड आता है तो हमें बैलेंस शीट की पुरानी वैल्यू को देखना पड़ेगा। तो फर्नीचर पहले कितने का है 20,000, और 20,000 से आपको नया वैल्यू कितना करना है 17,000, तो लॉस कितना हो रहा है 3,000 लॉस हुआ। तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर, कितना अमाउंट लिखेंगे 3,000 रुपये। ठीक है भाई, 20,000 से वैल्यू आज कितना हो गया 17,000 हो गया, तो 3,000 का लॉस हो गया। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसका मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, और लाइबिलिटी बढ़ती है इसका मतलब लॉस होता है, तो यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना अमाउंट 2,000 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेटेंट्स रिड्यूस बाय 1000, है ना, पेटेंट्स जो हैं आपके वो रिड्यूस बाय 1000। अब जब भी वर्ड आता है बाय तो वो पूरा वही अमाउंट आपको लिख देना है, तो रिड्यूस बाय 1000, तो इसका मतलब आपके पेटेंट एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो क्या करेंगे, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे टू पेटेंट्स 1,000। ठीक है, नेक्स्ट बेड डेब्ट्स रिजर्व टू बी इंक्रीज्ड टू ₹1500, यानी कि टू या अप टू का मतलब क्या होता है, वहां तक बढ़ा के रखना है, यानी कि जो आपके पहले प्रोविजन है बेड डेब्ट्स के लिए रिजर्व बना रखा है, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का, उसको रिजर्व भी बोलते हैं, बेड डेब्ट्स के लिए रिजर्व। तो ये रिजर्व पहले कितने का था 1,000 का, देखो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी के अंदर दिखा रखा है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दिखा रखा है 1,000, उसको अब कहाँ तक बढ़ा के रखना है 1500, यानी 1500 तक बढ़ा के रखना है। तो इसका मतलब आपको कितना और इंक्रीज करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है कितने से 500 से, तो नुकसान हो गया आपको कितने का 500 रुपये का। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कितना नुकसान हुआ 500 रुपये का, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि इंक्रीज टू या अप टू ₹1500, तो आपको डिफरेंस देखना है पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू के बीच में। नेक्स्ट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू बी क्रिएट एट 2%, और जो डिस्काउंट देना है आपको डेटर्स पे, तो जो डिस्काउंट पे डेटर्स पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो गुड डेटर पे दिया जाएगा, वो बैड डेटर्स पे दिया जाता है। गुड डेटर्स का मीन्स होता है कि जो आपको पूरा पेमेंट करेंगे उनको आपको 2% डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो यहाँ गुड डेटर्स निकालते, देखो बैलेंस शीट में पहले डेटर्स कितने थे 51,500 यानी 51,500, उसमें से अभी आपने पूरा नया प्रोविजन बनाया था कितने का 1500 रुपये का, यानी 1500 का। अगर 51,500 में से नया प्रोविजन माइनस कर देते हैं पूरा नया, तो 50,000 के डेटर बचेंगे, जो 50,000 के गुड डेटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे गुड डेटर्स। 50,000 के ऊपर आपको कितना % डिस्काउंट बनाना है 2%, तो 50,000 का 2% 1,000 रुपये, कितना होगा 1,000। तो यहाँ हम लिखेंगे
टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना अमाउंट? 1000 रुपये। 1000 कैसे आया? 50,000 रुपये के डेटर्स पर 2% बनाए। और 50,000 कैसे आए? क्योंकि हमारे पास 51,500 थे, जिसमें से हमने अभी नया जो प्रोविजन वो कहाँ तक रखना है आपको? 1500 तक रखना है। इसका मतलब 1500 रुपये लोग पैसे नहीं देंगे, तो इसका मतलब कितने देंगे? 50,000 रुपये देंगे। और 50,000 जो पेमेंट करेंगे हम उनको डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे? 2%। यानी कि 50,000 का 2% कितना होता है? 1000 रुपये, जो हमारे लिए नुकसान है। हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं, एसेट्स कम हो रही है। समझ में आ रहा है? तो एसेट्स कम होती है, नुकसान है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है? प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000। प्रीपेड इंश्योरेंस मीन्स पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा का मतलब होता है कि देखो, जो भी इंश्योरेंस हम कराते हैं, आप इंश्योरेंस अगर कराते हैं, पॉलिसी का पैसा सपोज आपने आज दिया है, आज से 1 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि आपने पैसा पूरे आने वाले सालों के लिए दे दिया, आने वाले महीनों के लिए दे दिया है। ऐसा तो नहीं है पूरा 1 साल कंप्लीट होगा फिर हम इंश्योरेंस का पैसा पे करेंगे। क्या होता है प्रीपेड का मतलब? पहले से पे करना। अभी जिनके मोबाइल है सबके प्रीपेड मोबाइल है, क्या होता है? पहले आप रिचार्ज कराओ फिर बात करो। दूसरा मोबाइल होता है पोस्ट पेड, जिसमें क्या होता है? पहले बात कर लो फिर बिल पे करो। वो बिलिंग वाले होते हैं पोस्ट पेड। समझ में आ रहा है? तो प्रीपेड का मतलब हुआ, अगर आपने 10 रुपये का टॉक टाइम डलवाया तो 10 जितनी बात होगी, फिर 11 जितनी नहीं होगी। अगर आपने जो भी प्लान है 1 मंथ का प्लान ले रखा है तो पहले ही रिचार्ज करवाना पड़ता है, फिर आप उस 1 मंथ को यूज़ करेंगे, है ना? तो प्रीपेड का मतलब समझ में आ गया? पहले से पे कर देना। तो ऐसे खर्चे जो पहले से पे कर दिए तो अपने लिए फ़ायदा है, कहने वाला एडवांस है प्लस में। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं, प्लस में होती है। और इनको हम बैलेंस शीट के किधर दिखाते हैं? असेट्स में दिखाते हैं। किधर दिखाते हैं? असेट्स में। और असेट्स बढ़ गई मीन्स फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा यानी कि क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, किस नाम से? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना 1000? 1000। भाई इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 है। नेक्स्ट 12 नंबर का एडजस्टमेंट यानी 12 एडजस्टमेंट है, बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। यानी कि बैंक लोन जो आपका दे रखा है, ठीक है, कितने का है? 6000 का। इसका पेमेंट हमने कर दिया, तो रिवोल्यूशन के किस साइड में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? भाई खत्म हो गया, भाई कम हुआ ना, कहने का मतलब लायबिलिटी कम हुई। तो मैंने बताया ना, जब भी वैल्यू कम होता है किस चीज़ का, असेट्स का या लायबिलिटी का, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? रिवोल्यूशन में। और यहाँ भी तो कम हुआ, बैंक लोन का पेमेंट कर दिया तो अब 6000 से तो जीरो बैलेंस हो गया। क्यों नहीं लिखेंगे? रीज़न बता सकते हैं? अरे चुका दिया, पर क्यों चुका दिया? कम हो गया ना, 6000 का पेमेंट कर दिया, पेड ऑफ कर दिया। क्यों नहीं लिखेंगे रिवोल्यूशन के अंदर, जबकि ये गायब हो रहा है? कहने का मतलब बैलेंस शीट से हट जाएगा, अमाउंट बचेगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर सॉरी। और भाई 6000 का है बैलेंस, इसका हमने पेड ऑफ कर दिया, तो हम इसको क्यों नहीं लिखेंगे? इसको इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 6000 से तुम्हारी अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो 6000 से असेट्स भी कम हो रही है। भाई पेमेंट करोगे तो कहाँ से करोगे? कैश या बैंक से करोगे? तो ध्यान रखना, अगर जहाँ लायबिलिटी का पेमेंट असेट्स करती है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं किसके अंदर? रिवोल्यूशन के अंदर। क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है तो असेट्स भी तो कम हो रही है। पेड ऑफ का मतलब क्या हुआ? कैश भी कम हो जाएगा। अगर तुम नई बैलेंस शीट बनाओगे, क्या कह रहे हैं सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नई बैलेंस शीट बना रहे हो तो उसमें लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया 6000 से, तो हम तो यहाँ लिख देंगे 6000 खत्म है। तो नई बैलेंस शीट में क्या आप ये बैंक लोन दिखाओगे? नहीं। लेकिन जब आप इस कैश का कैलकुलेशन करने जाओगे, कैश या बैंक का कैलकुलेशन, तो उस समय भी आपको क्या करना है? 6000 यहाँ से माइनस करने, क्योंकि पेमेंट कर दिया। ध्यान रखना, ठीक है? क्या करना है? यहाँ से भी 6000 माइनस करके फिर नया बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो इस एडजस्टमेंट को हम रिवोल्यूशन के अंदर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कहाँ है? कौन सा एडजस्टमेंट है? अब और लाइब्रेरी, हाँ 30 नंबर का एडजस्टमेंट है, लाइबिलिटी ऑफ ₹5000 इंक्लूड इन क्रेडिटर वाज नॉट लाइकली टू बी अराइज। यानी कि क्रेडिटर के अंदर 5000 रुपये की ऐसी लाइबिलिटी है जो भविष्य में नहीं मांगी जाएगी, राइज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? वो नहीं मांगेंगे हमसे, तो 5000 का हमें फायदा हो गया। भाई ये जो क्रेडिटर है 30,000 के, इसमें से 5000 रुपये लोग पैसे नहीं मांगेंगे, हमें 5000 का फायदा हुआ। किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर। कितने से?
5000 यानी 5000 लिख देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 14 एडजस्टमेंट और लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन इज 12000। देख लो WCR के अगेंस्ट में आपको लाइबिलिटी कितनी क्रिएट हो रही है 12000। क्या देखो आपके पास WCR कुछ पड़ा हुआ है कितने का है 10,000 रुपये का। देखो 10,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है और लाइबिलिटी कितनी क्रिएट हो रही है, तो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या कुछ बच रहा है, पैसा रिजर्व में बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है ना। रिजर्व में आपके 10,000 है और लाइबिलिटी कितनी हो रही है 12,000, तो इसका मतलब 10,000 तो वहाँ से कंपेंसेट ऑफ कर देंगे अपन, ठीक है। अब बचे कितने लॉस 2,000 रुपये का, और 2,000 के लॉस को हम किधर दिखाएंगे डेबिट साइड में। यहाँ 12,000 नहीं दिखाएंगे, कितने दिखाएंगे 2,000 रुपये। क्या लिखेंगे टू लाइबिलिटी फॉर WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या WCA कितना हो गया 2,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। स्टॉक को आपको 20% लेस पर लिखना है, यानी कि लॉस हो रहा है, एसेट्स कम है। तो कितने का स्टॉक है 40,000 का 20% 8,000 रुपये, तो किधर लिखेंगे डेबिट साइड में क्या लिखेंगे टू स्टॉक कितना लिखेंगे 8,000। कैसे आए 8,000 40,000 का 20% 8,000 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको क्या करना है सिर्फ प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते को, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, सारे एडजस्टमेंट देख लिए, किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है वो भी देख लिया, क्यों नहीं लिखना है इसका भी रीजन हमने को पता कर लिया। अब क्या करेंगे इसकी डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। तो बताओ सबसे पहले डेबिट की टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, डेबिट की ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले डेबिट साइड की टोटल के अंदर लिख लेंगे। टोटल कितनी है 31,000, ठीक है। ये टोटल हो रही है 31,000, तो क्रेडिट में भी होनी चाहिए कितनी 31,000 यानी 31,000, लेकिन 31,000 है नहीं, कितना डिफरेंस आ जाएगा 7,000, सिर्फ 7,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 7,000 रुपये का जो डिफरेंस आएगा ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा XYZ में। अब पहले ये पता करो इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा, और डेबिट में हम किन चीज़ों को लिखते हैं जो लॉस देता है, ज़्यादा चीज़ें है ना। तो लॉस वाली कंडीशन में यानी कि असेट्स का वैल्यू डाउन और लाइबिलिटी का वैल्यू अप, यानी कि इसमें हमें लॉस हो रहा है। और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जाने वाला पार्टनर भी पार्टिसिपेट करता हुआ जाएगा, है ना। जो भी रोल होगा वो रहेगा, क्या रहेगा 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने अमाउंट को 7,000 को 2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट क्या आएगा, तो जब 7,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 रेशियो में, तो अमाउंट जो आएगा 1,400, 2,800 और 2,800। तो इस तरह से हमारे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।